नमस्कार, सलाम, आदाब दोस्तों। मेरा नाम है शान और राजस्थान स्टेट के पाली शहर से हमारा यह प्रोडक्शन और ये YouTube के एशान प्रोडक्शंस के प्लेटफॉर्म पर जहां आपको फिल्म्स, एड फिल्म्स, इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज एंड व्लॉगिंग्स के वीडियोस मिल जाते हैं। इस बार हम आए हैं फालना, बाली, सादड़ी और रणकपुर। और इस दिन की खास बात यह है कि हम रणकपुर फेस्टिवल के दिन आए हैं, सो बहुत कुछ दिखाने और कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता चले हैं जो आप तक हम शेयर करने वाले हैं। पाली से हम निकल चुके हैं फालना की तरफ और सबसे पहले हमें नोबल स्कूल के डायरेक्टर श्री अनंत नारायण सिंह वर्मा जी से मिलना है। उनसे फालना के इतिहास और उनके स्कूल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम फालना आ चुके हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम शुरुआत फालना से करेंगे, फिर आगे का हमारा जर्नी रहेगा बाली, फिर सादड़ी का। तो जब हम फालना में एंटर करते हैं, अगर हम सांडेराव की तरफ से आ रहे हैं, राणे की तरफ से आ रहे हैं, तो हम लोगों को शहर में एंटर होने से पहले एक स्कूल दिखती है, उसका नाम है नोबल स्कूल। हम स्कूल की आइडियोलॉजी के बारे में, स्कूल के यहाँ पे शिक्षा के अलावा किन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं मेरे मन में भी सवाल थे कि मैं जानना चाहता हूँ नोबल स्कूल इतनी फेमस क्यों, इतनी प्रसिद्ध क्यों है। तो आज हम उनके डायरेक्टर से बात करेंगे। तो मैं अंदर जाने वाला हूँ सीधा ऑफिस में, डायरेक्टर सर से बात करके कुछ सवाल जो मेरे मन में उनसे हम लोग बात करेंगे। और इस पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं आप नोबल स्कूल के आइडियोलॉजी के बारे में जानेंगे कि किस बेस पर शिक्षा के अलावा आप लोग काम कर रहे हैं। तो चलते हैं। मेरा नाम है शान जी और मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, इंटरव्यूज़ लेता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ कि हमारे शहर के बारे में मेरे को क्या ज़्यादा पता चल सके। तो आज हम लोग फालना, बेसिकली सादड़ी और रणकपुर कर रहे हैं। तो जब फालना एंटर करते हैं तो हम लोगों को ये स्कूल दिखता है, सब लोगों को नज़र आता है। इवन मैं भी स्कूल के बारे में काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन आज मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि स्कूल के शिक्षा के अलावा आपकी कुछ आइडियोलॉजी जो है, क्योंकि आपको मैंने अक्सर देखा आर्ट की तरफ भी, आपका कल्चरल प्रोग्राम्स को लेकर भी स्कूल बहुत प्रमोट करते हैं और आप बहुत इन चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि आम जन में जो लोग नहीं जानते हैं आइडियोलॉजी के बारे में स्कूल की, कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं मिल रही यहाँ पे, तो उसके बारे में आज हम चाहते हैं कि बात आपसे हो सके। सर, यहाँ से मैं व्यू देख पा रहा हूँ, स्कूल बहुत दूर तक मेरी नजरें जा रही है। बहुत लंबी चौड़ी स्कूल आपने बना दी है और अभी भी काम चल रहा है। बिल्कुल, ये 3 पीढ़ी का प्रयास है। मेरे नाना जी ने इस स्कूल को शुरू किया था और उसके बाद में फिर धीरे धीरे मेरी मदर इसमें इन्वॉल्व रही और अब हम लोगों के पास ये नींव है, तो अब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। आपकी माता जी के बारे में बताइए कि उनका क्या पर्सपेक्टिव था स्कूल को लेकर। मेरी मदर ए से लेकर के एमए तक किसी भी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई नहीं की। सारे बच्चे उनको प्यार से जीजू कहते हैं। और उस स्कूल में जो नाना जी ने तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, लेकिन उसके अंदर प्राण जो फूके थे वो मेरी मदर ने फूके थे। और मुझे प्राउड है कि मैं उनका बच्चा हूँ। और उन्होंने इस स्कूल को शुरू से लेकर के अभी 2017 तक संभाला है। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे हाथों से ही बना है पूरा, और सभी परिवार साथ में था मेरे, बिल्कुल। और उसी रूप में ये चलता रहा आगे लगातार। 2011 में हमने साइंस ली और 2011 के बाद में फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कंटिन्यू स्टेट मेरिट्स, डिस्ट्रिक्ट मेरिट्स, कंटिन्यू 2000 से ज़्यादा बच्चे और इसी तरह से 36 बसें, सारा कुछ। आज इस्टेब्लिशमेंट पूरा अपना एकदम कम। तो बताइए कितनी गाँव तक आपकी अप्रोच हो चुकी है अब तक? पहले क्या दिक्कत थी, अब कितना कुछ बदल गया है? आपने बहुत ही रोचक प्रश्न मेरे से पूछा है। आपको मैं बताऊं, फालना अपने आप में कुछ नहीं था। फालना बना है रेलवे स्टेशन की वजह से। और जो सबसे प्रोस्पेक्टिव विलेज था फालना गांव, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, उसके नाम पर इस फालना का नाम रखा गया। और ये स्टेशन की वजह से फालना बसा। फालना में यहाँ का लोकल कोई भी अपना यहाँ का नहीं है। ऐसा कोई कह दे कि मैं 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी से फालना में था, नहीं। मेरे ख्याल से सन 50 के आसपास फालना का प्रादुर्भाव हुआ। सन 50 में फालना में स्टेशन आया और उसके बाद में सारे डेवलपमेंट्स हुए। तो जो भी यहाँ आप विकास देख रहे हैं वो 1950 के बाद में। और फालना की किस्मत बहुत अच्छी है, वो हमेशा लाइमलाइट में रहा। सबसे पहले फालना का ट्रांजिस्टर, फालना का रेडियो बहुत, यस, रायफा रेडियो, निशात रेडियो, फालना रेडियो, पूरे भारत में वो रेडियो विकसित रहा। फिर जब रेडियो का थोड़ा सा डाउनफॉल आया तो फालना की डिश आई, और फालना की डिश अबू भाई करके हैं, उन्होंने इसको शुरू किया और पूरी दुनिया में फालना की डिश लगी। ये जब
डिश का चल रहा था, उसी के साथ छाता फेमस हुआ और आज ऑल इंडिया अम्ब्रेला एसोसिएशन फालना में है और फालना में करीब 80 यूनिट्स हैं अम्ब्रेला की और जो पूरे भारत के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम है। फालना की पॉपुलेशन सुबह 8 से लेकर शाम को 5 तक डबल हो जाती है और शाम को 5 के बाद वो अपनी वास्तविक स्थिति पे आता है। हर तरह से सबसे बेस्ट, चाहे रेलवे की सुविधा हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, इसीलिए इसको गेटवे ऑफ गोडवाड़ कहा गया है। तो हमें गर्व है कि हम फालना में रहते हैं और यहाँ पर अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को कर रहे हैं। 70 से 80 गांवों से हम लोग बच्चे कलेक्ट करते हैं। करीब 36 बसें हैं हमारे पास, छोटी बड़ी मिला करके, और 36 बसों का इस एरिया का सबसे बड़ा बस नेटवर्क है हमारे पास में। तो शिक्षा का महत्व हमेशा से रहा है। मानते कि किसान, या अक्सर दुनिया में हम देखते हैं कि अशिक्षित लोग होते हैं फिर भी अपना जीवन चला रहे होते हैं, लेकिन अगर वो पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, फिर वही किसानी करे तो कितना रिजल्ट्स आता है, कितने फ़ायदे मिलते हैं हम सबको। तो इतिहास से शिक्षा का महत्व हमेशा से रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे जब देखता हूँ तो आपको क्या लगता है कि बच्चों में किताबी ज्ञान के अलावा आपकी क्या आइडियोलॉजी है, उस बारे में आप ज़रूर मुझे बताएं। क्या दे रहे हैं आप बच्चों को? आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है शान भैया। और इस परिस्थिति के अंदर जब जिम्मेदारी केवल स्कूल के ऊपर हो बच्चे को पूरी चीज़ें सिखाने की, मम्मी पापा थोड़ा इस मामले में पीछे हट गए हैं। वो अपने जो लाइफ है, जो भौतिक लाइफ है, उसमें चले गए हैं। लाइक अपने बिजनेसेस में लेडीज़ भी जो हैं वो हाउसवाइफ्स की जगह हट करके अब लोग अपने वर्किंग वुमेन हो गई हैं। तो उस समय जो पूरी लाइबिलिटी है वो स्कूल पर आ जाती है और उस चीज़ के लिए हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं। बच्चों को हर वो चीज़ हम देने की कोशिश करते हैं जो वो घर से भी मिस कर रहे हैं। और वैसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इनके करते हैं। जैसे गर्ल्स के लिए हम लोग आत्मरक्षा के कैंप लगाते हैं, उनको बच्चों को सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस देते हैं कि वो समाज में कहीं भी बाहर जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा 12वीं पास करके जब वो निकलता है तो नेचुरली वो किसी बड़ी सिटी में जाता है जहाँ पर वो या तो आगे की कोचिंग करेगा या स्टडी करेगा। तो उसको मेंटली हम उस लेवल पर लेकर के आते हैं कि वो प्रिपेयर हो जाए कि वो किसी शहर में जाके अपने आप को कम्पीट कर सके। कॉन्फिडेंट रहते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हैं। बॉयज़ के अंदर भी हम लोग रेगुलरली इस तरह के लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जिस प्रकार अभी आप ये देख रहे हैं कि कोटा के अंदर, कोचिंग्स वगैरह के अंदर जो बच्चे जिस प्रकार से सुसाइड कर रहे हैं, उसको ये बताना जरूरी है कि तुम्हारे लिए जिंदा रहना जरूरी है बनिस्बत की टारगेट्स अचीव करना। सर, मेरा जैसे एक सवाल है कि कंपटीशन, प्रतियोगिता बच्चों में किस स्तर तक होनी चाहिए और कौन से कल्चरल प्रोग्राम हो गए या शिक्षा में हो गए, और वो कितना बेहद उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, और आपका जीवन इससे कोई जुड़ा हुआ नहीं है। आपको सिर्फ कंपटीशन इसलिए करना है कि आप अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो मैं मानता हूँ कि कंपटीशन होना तो चाहिए, अगर वो पैसों से जुड़ा हुआ ना हो, किसी ऐसे स्टारडम से ना जुड़ा हुआ हो कि अगर ये विजेता बन गया और जो नहीं बन पाया उसके लिए मतलब लोग उसके ऊपर थू करने लग जाए, अरे यार तू हार गया, वैसा कुछ। तो कैसे आप अगर कंपटीशन क्रिएट करवाते हो तो बच्चों में पहले से मेंटली कैसे उनमें एक वो रखते हो कि बेटा ये कंपटीशन ज़रूर है, आओ इसमें मेहनत करो। तो कैसा क्या आपका पर्सपेक्टिव इसको लेकर? शान भैया, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सब एक से एक बढ़कर हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं आपका जो क्वेश्चन है उसे हट के आपको एक बात कहने जा रहा हूँ पहले, फिर आपके क्वेश्चन का भी मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले किसी भी कंपटीशन की बात अगर हम करते हैं ना तो हमें हारना सीखना चाहिए। और हारना कहाँ सीखना चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छी जगह है जो आज के आधुनिक बच्चे और समाज भूल चुका है, स्पोर्ट्स, गेम्स। और अभी आप जैसे आए हैं आज यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे हमारा स्पोर्ट्स वीक चल रहा है, तो हम बच्चे को वहाँ से तैयार करते हैं। बच्चा जब छोटी हार सीखता है तो उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो निकल जाता है। हार के प्रति जो उसके अंदर फीलिंग होती है, जो क्लास में वो महसूस करता है कि मेरे 4 नंबर कम आ गए, मेरे 3 नंबर कम आ गए, वह चीज़ उस फील्ड में फ्रस्ट्रेशन के साथ निकल जाती है और वहाँ से इस कंपटीशन की शुरुआत होती है। वहीं से हम कंपटीशन में जीतना शुरू करते हैं। वो छोटी हारें ही हमें आगे जीवन में जिताती हैं, ऐसा मेरा सोचना है। तो हारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हारना सीख गए तो आप जीतना भी सीख जाओगे। सर, मैंने कहा ना कि आपसे बात करने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। और सच में फोकस जो हमारी लाइफ में धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, या हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं कि जहाँ नज़रें जाती है हम लोग विचलित हो जाते हैं। आप क्या मानते हैं इस बारे में सर? मूवी जाना है तो हम सुबह 6 बजे से प्लानिंग करते हैं कि आज मैं मेरे काम को इस तरीके से निपटा दूंगा। तो हमारा फोकस है वहाँ पे, यानी हमारे अंदर एबिलिटी तो है फोकस की, लेकिन उसको टारगेटेड करना है। तो वो टारगेटेड आपकी परिस्थितियाँ करवाएगी अगर आप खुद नहीं कर पाएंगे तो।
तो धीरे धीरे इस तरह से अगर अपने आप को मोटिवेट करते रहें कि भी हमारे सच्चाई से वास्ता रखें, तो हो सकता है हम उस लेवल पे जल्दी से पहुँचे फोकस के ऊपर। अपने आप को ढूंढो। आपने कहा कि अकेले बैठकर बातें करो। मुझे खोज के बारे में बताइए, क्या आपने कभी खोज करने का सोचा? शान भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और खोज एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अंत ही नहीं है। मैं हमेशा एक उस बच्चे के अंदर एक आईएएस देखता हूँ, एक अच्छा समाज सेवक देखता हूँ, एक अच्छा इंजीनियर देखता हूँ, एक ऐसा बच्चा देखता हूँ जो दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। इस तरह का मैं हमेशा सोचते हुए चलता हूँ। तो ये एक अपनी मेंटेलिटी, और इसको हर आदमी को बदलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि एक लारी वाला जा रहा है तो आप उसको एक लारी वाला मत समझिए, वो आपको बहुत कुछ दे सकता है। मतलब ठीक है, सब्जी तो है, जो भी फ्रूट्स हैं उसके पास वो तो देगा ही, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास बहुत कुछ है। आपने देखा ही कितना है। बस जब आप उसके पास पहुंचेंगे, उससे आप महसूस करेंगे, उससे आप बात करके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या हस्ती है, ये क्या व्यक्तित्व है। और जिसको आप बहुत हल्का सा समझ रहे थे, वो वास्तव में आपका जो क्या बोलते हैं रैंकिंग है, उस रैंकिंग में किस लेवल पर वो रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं लाइफ के बारे में। जीवन है, इसमें मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाह रहा था जो कि नॉर्मली हर एक इंसान के लिए लाइफ में है, कि पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नीड्स तो है ही। कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से अर्निंग सोर्स ऐसी जगह से हो जहाँ मेरे को सेटिस्फैक्शन मिले कि एटलीस्ट आज अगर एक वीडियो बनता है या मेरा जो भी कार्य है, वेडिंग से या कहीं से भी, तो उससे एक इनकम मिल गई, मजदूरी मिल गई, पर वो वीडियो किसी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो, मैं ना रहूँ, एटलीस्ट वो रहे। बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत खुशी है। मैं काफ़ी टाइम से आपके वीडियोस देखता हूँ, लगातार पिछले 5 सालों से, और मुझे लग रहा है कि ज़िले में एक ऐसा शख्स है जो एक यूनिक काम कर रहा है। हर एक मैसेज उसका यूनिक होता है, हर त्यौहार के ऊपर उसका एक मैसेज आता है। और मैंने काफ़ी आपकी फिल्म्स भी देखी हैं, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा आपके लिए कि भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि आप इस लेवल को बहुत हाइट पर लेकर के जाएं। और आपकी ये जो टीम 2, 4, 5, 10 लोगों से जो बनी है, वो एक कारवां बने, आपके पीछे इतने फॉलोअर्स हों इस चीज़ को लेकर के कि पूरे समाज के अंदर मतलब हमें एक ऐसा वातावरण देखने को मिले कि एक पॉजिटिविटीनेस कैसे आती है। और ये सही में आप अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि आप इसे जोश, जज्बे और जुनून के साथ करते रहें, और हम सब आपके साथ में इस मुहिम के अंदर। मेरा इस मायने में ये सोचना है कि मैं शायद फ्रेंचाइजीज़ नहीं खोलूँगा, मैं इसको एक्सप्लोर और ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं इसको, मेरी जो चीज़ें हैं उसी को मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। अगर मैंने अलग अलग जगह पर ब्रांचेस खोली तो शायद मैं वहाँ नहीं होऊंगा, और अगर मैं वहाँ नहीं हुआ तो शायद बच्चों को वो सारी चीज़ें मैं नहीं दे पाऊँगा जो मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो इसलिए मेरी यही है कि मैं इसको और एक्सपांड करूँगा, इसको बहुत बड़ा करूँगा, मैं और ज़्यादा बच्चों को यहाँ लाने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं बच्चों को वो सब कुछ दे सकूँ जो हमारी 3 पीढ़ियाँ दे रही हैं। इसके अंदर जो उस अपनी जो प्राचीन कला है, जो संस्कृति है, उसको उन्होंने देखा, उसको महसूस किया, महत्वता पता चली, उसकी इम्पोर्टेंस पता चली, और वो मेरा टारगेट सही रहा। तो मैंने ये मतलब एक तरह से अपने अंदर इस चीज़ को ले लिया है कि मैं साल में एक बार ऐसे फोक आर्टिस्ट, ऐसे जो कलाकार हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनको इस स्टेज पर लाऊं। तो शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, हमारे आने वाले समय के लिए। आप प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ाने के अलावा बाकी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दें। तो नोबल स्कूल जिस तरीके से कार्य कर रही है, कुछ इसी तरह से हर स्कूल अपने अपने क्षेत्र में काम करे। तो बधाई दूंगा मैं आपको अगर आप ऐसे कार्य करते हैं, और सर आपको तो बिल्कुल नमन है, क्या काम कर रहे हैं आप लोग, और देखता हूँ मैं जो बहुत खुश होता हूँ। तो दोस्तों, ये थी नोबल स्कूल। आपको एक ड्रोन से एक पूरा वीडियो दिखा रहे हैं हम लोग स्कूल का, तो आप ये देखिए। थैंक यू। दोस्तों, फालना में स्वर्ण मंदिर बड़ा फेमस है, तो ये हमारा अगला एक पॉइंट रहेगा जहाँ हम लोग अच्छे से और एक्सप्लोर करें, हिस्ट्री बताएं, वहाँ से कौन लोग हम लोगों को मिलेंगे, देखते हैं।
जब हम स्वर्ण मंदिर के अंदर जाते हैं तो यहाँ कुछ चीज़ों की रोक है, जैसे कि फ़ोटो वीडियोग्राफी आप अंदर मंदिर के अंदर नहीं कर सकते। स्वर्ण मंदिर में अंदर सोने की मूर्ति या अंदर की तरफ जो भी एरिया कवर कर रखा है वो सोने से बना हुआ है, इसलिए स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। बाकी पूरा डिज़ाइन पेंट कर रखा है स्वर्ण कलर से, जो सोने का कलर होता है। तो करीब 60 रूम है, तो हिंदुस्तान से कोई भी जैन कम्युनिटी का व्यक्ति यहाँ आकर रह सकता है। और बिल्कुल जो ट्रेन है यहाँ पर, स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन उनके बिल्कुल पास में है, तो पैदल डिस्टेंस से ही इंसान यहाँ आ जा सकता है। तो ये है दोस्तों फालना का। अब अगले कदम पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या कुछ नया मिल सकता है हमें। क्या टेस्ट है यार भाई साहब, मज़ा आ गया शंकर चाट खा के। तो अभी हमने जो चीज़ ली है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना टेस्टी है। और आपको बताऊं कि फालना जो रेलवे स्टेशन है, इस तरफ जब आप जाते हैं तो आपको नज़र आती है शंकर चाट भंडार। तो देखते हैं आप, जो कि हमारा इंडियन जो है फूड है, दही, ये जो भी हम लोग कचौरी समोसे देख लें एक बार तो भूख लग जाती है। वैसा ही सीन था हमारे साथ भी, हमने भी टेस्ट किया, उसके बाद अब बात कर रहे हैं। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1947 जब देश आज़ाद हो रहा था उसके 2 दिन पहले यहाँ पर उद्घाटन हुआ था इनके पिताजी के ज़रिए, और आज तक ये चल रहा है। 76 ईयर्स कम्प्लीट हुए। कितने साल हो गए आपने, कितना बताया? 76 12 अगस्त 1947 को इसका ओपनिंग हुआ था। और आपके पिताजी का नाम क्या है? शंकर लाल जी। और आपका? राजेंद्र कुमार। अच्छा, इनके पिताजी के नाम से ये चाट भंडार है और अब इनका नाम राजेंद्र जी, और आगे भी पीढ़ी यही चलाएगी? ये नहीं, हमारे बच्चे तो कुछ पढ़ लिख के बाहर चले गए, और अगला है भतीजे के लड़के हैं वगैरह, वो चलाएंगे। ये अब चलती रहेगी? चलती रहेगी, ठेर तक चलती। क्या क्या बनाते हो आप इसमें? समोसे, मिर्ची बड़े, कोफ्ते, पकोड़े, ऐसा मिक्स करके पूरी चाट बन के आती है दही चटनी के साथ। दही चटनी के अलावा ये कौन सी? हरी चटनी, मीठी चटनी, दही, और दही बड़े अलग होते हैं। ये मूंग की दाल के, मूंग की दाल के दही। हाँ, ये अलग प्लेट बनती है। अमेजिंग टेस्ट है, और मैंने तो खुद ने ट्राई किया, जो मज़ा है। और अब मन तो कर रहा है कि और भी खाएं, लेकिन हम फालना की बाकी चीज़ों पर भी एक्चुअली देखना चाहते हैं और क्या क्या खाने वाले हैं। तो मज़ा है। अच्छा, आप खाओ जब ये दही बड़ा खाना, अब की तो मैं अभी घंटे 2 घंटे में जब वापस आऊँगा तो हम लोग दही बड़ा खा के भी जाएंगे। फिर ये टेस्ट कर लो। अरे सर, थैंक यू साहब, शुक्रिया साहब, चलते हैं। तो हमारे साथ हैं हमारे दोस्त फालना से हैं अभिषेक भाई पायलट हैं ड्रोन कैमरा के, और क्या शॉट उठाते हैं, क्या सिनेमैटिक इनका जो एरियल व्यू लेने का तरीका है, बहुत खूबसूरत है। और इस वीडियो में भी आपको इनके अंदाज देखने को मिलेंगे। तो इनसे बात करते करते आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों स्टेशन की तरफ, रेलवे स्टेशन। जब हम लोग फालना, बाली, सादड़ी का टूर करने का सोचते हैं तो ये तीनों सिटी, ये तीनों जो गांव हैं, तहसील है, ये आपस में इतना कनेक्टेड है। मात्र कुछ किलोमीटर के बाद में ये लग जाती है। जैसे फालना से मात्र 10 किलोमीटर के आसपास में हम लोगों को बाली मिल जाता है, और बाली से कुछ किलोमीटर बाद मुंडारा, फिर मुंडारा के बाद सादड़ी, और उसके बाद मिल जाता है हमें रणकपुर, जो बहुत कम किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जैसे कि 7-8 किलोमीटर। अभी हम सादड़ी जा रहे हैं, सादड़ी से हम रणकपुर जाएंगे। रणकपुर में हम दिखाते हैं कि जो रणकपुर महोत्सव हो रहा है, उस महोत्सव की तैयारियां जो जोरों शोरों से गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। उम्मीद भवन, उम्मीद पैलेस,
Ça c'est là où on était ce matin, le palais. Mehrangarh, Mehran In Fort, Jodhpur, in Jodhpur, yes. Some It has some started places. right now? Okay. Okay. But we can talk to Okay. each other like Okay. so. Let's do So I know that India is very beautiful. Yes. And but I don't know how many cities in right now you We've seen experience. two. Two cities. Which Two is cities. which one? Jaisalmer Wow. and Jodhpur. Mehranga? Mehranga. Yeah. It's very beautiful Really palace. And we learned a lot of stuff on how it was built and on the traditional way to use it. And for Okay. us, it's very interesting and very. Not good for plastic is not good for the. the plastic is not good for the animals. Yeah, it's a problem. It's bad things in India actually. So if Uh, you see this thing the- on positive, The plastic is a bad thing. The animals, cow you will it's just different. you are like see the animal like that. She will Yes. plastic. I feel pain for you. No, don't. It's normal. तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं रणकपुर। तो सबसे पहला डेस्टिनेशन हम लोग यही देख रहे हैं कि हॉट एयर बलून जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री लोगों के लिए जो आज ये सुविधा रखी है, इसमें देख सकते हैं कितनी भीड़ है और एक्सपीरियंस अलग ही है। तो ये जो गैस का स्पीड देख के लगता है यार ये तो बहुत डरावना सा है। कुछ बच्चों को इन लोगों ने बिठाया और लाइन लगी हुई है, तो जिसका जो नंबर आ रहा है, जिसको पहले खिलाया जा रहा है वैसा कुछ है। देखते हैं हमारा नंबर कब आता है या फिर ये खा पाते कि नहीं पाते। कि किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्या नाम इस चीज़ का और ये हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में इतना फेमस क्यों है। तो आज हम बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनलाल है। सोहनलाल जी, क्या बना रहे हैं आप? ये गुजराती पार्टी बम बनाते हैं। गुजराती पार्टी बॉम्ब। हाँ, गुजराती पार्टी। गुजराती पार्टी पालनपुर डीसा बिकती है, सिर्फ पालनपुर और डीसा में बनती ही है, उधर ज्यादा बिकती है। उधर ज्यादा बिकती। बनती कहाँ की है, मेन कहाँ की बनती है? है बगड़ी नगर सोजत। अच्छा, बगड़ी नगर सोजत का, ये हमारे राजस्थान का ही है दोस्तों। बगड़ी नगर सोजत पाली। गुजरात में ज्यादा बिकती है आपका मतलब? हाँ। अच्छा, तो बहुत बारीकियां हैं दोस्तों कि कितने सारे धागे एक साथ और सीधा तैयार हो रहा है माल एक ही बार में, और ज़्यादा कोई मशीनी यूज़ नहीं है, पूरा हाथ से ये चल रहा है। बहुत पुराना इतिहास है ना इसका। बहुत पुराना इतिहास है। सर आपका क्या नाम है? चुन्नीलाल है सब। सुनील जी, इतिहास बताओ, मतलब कितना साल हो गया होगा उसको आया? हमारे तो घर में पैतृक काम यही है। अच्छा। लेकिन ये माल बनाते हुए हमारे को 25 साल हो गए गुजरात का। गुजरात के हाँ, लिए। जो इनको पालनपुर डीसा थराद उधर जाता माल सर। है। और इंडिया से बाहर जैसे ऐसा कोई आइटम नहीं है कि इंडिया से हम बाहर इंडिया जाता को क्या पता जाता होगा तो हम बेचते तो होंगे नहीं बता बेचते। रहे हैं। हाँ जी। तो पैतृक काम मतलब कि आपके पिताजी, उनके हाँ, पिताजी ये जी, काम? जी सर, मेरे दादाजी, पिताजी और मैं और मेरा बच्चा, 4 पीढ़ी तो हो गई मेरे को। तो इन 4 वीडियो में लगभग यही मशीन काम आ रही है? हाँ, नहीं, पहले खड्डे में थे, फिर वो लकड़ी का स्टैंड आया, फिर अब लोहे का स्टैंड आया। इसको हो गए 40 साल। ये वाला? हाँ जी। अभी कुछ अपडेट आया और नया आया इसमें? नए अपडेट ये है ना, ऑटोमेटिक लिपट रहा है, ऑटोमेटिक खुल रहा है, ऑटोमेटिक कपड़ा बन के वो। पहले ज़्यादा मुश्किल होती थी? नहीं, पहले तो खींचना पड़ता था, कपड़ा बना 6 इंच 8 इंची, उसको फिर लिपेटते रोल बनाते और फिर अपने आप रोल भी हो रहा है? हाँ जी, अपना हो रहा है, ऑटोमेटिक है सर। बड़ी खूबसूरत चीज़ है दोस्तों ये, और देखकर ही मज़ा आ रहा है कि यार हाथों हाथ चीज़ रेडी हो रही है और आंखों के सामने हो रही है। और ये धागा क्या है, कपास वाला है क्या, रुई का? नहीं, हाँ, रुई का है, प्योर पाली मिल का धागा सर। जब पाली मिल, उम्मीद मिल। हाँ, उम्मीद मिल ये का। और गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारे शहर पाली से ही ये आइटम जो है, कपास वाला जो रुई का होता है उसका धागा हमारे उम्मीद मिल की तरफ से बनता है पाली ये। मिल के नाम से ही बिकता है साहब ये ज़्यादा, नहीं तो बिकते ही नहीं है। दूसरी जगह से माल ले आओ और दूसरा माल लाओ तो पाली का बोले तो बिकता है। पाली के नाम से बिकता है यार। ये बहुत खुश हुआ जानकर मुझे अपने शहर की ये। बवरी देवी जी, आप क्या बना रहे हो? बोबिन भरते हैं। अच्छा, बॉबिन भर रहे हो आप। ये साइकिल से बनाया हुआ है क्या आइटम? साइकिल से। जी, फूंदे और बनाने पड़ रहे हैं। बोलते हैं, इसको कीमत बढ़ जाती है।
नहीं तो सादे की कीमत नहीं बढ़ती, जैसे ये है तो इसकी कोई कीमत नहीं बढ़ती। और ये बूंदे बनाने के बाद में इसकी हाँ कीमत वेट बढ़ वेट हो जाता है, ये हमारे को ट्रेनिंग होती है। बाकी ये तो हाथों बन रहा है ना, ये तो हाँ बॉर्डर ये तो हाथ बन रहा, ये क्या थोड़ा लंबा है ना, चौड़ा है ना, वो ला नहीं सकते यार साथ में। कितने में बिकता होगा आगे क्या जाकर ये? ये 300 में बिकता है सर। 300 रुपए में ये एक कपड़ा बिकता है हाँ दोस्तों। और ये एक कपड़ा बनने में कितना टाइम लगता है आपको? ये कपड़ा बनने में, ये कपड़ा में 1.5-2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे का ये मटेरियल दोस्तों जी सर। 300 रुपए तक में। ये होलसेल का प्राइस बता रहे हो कि उन कस्टमर तक का? कस्टमर तक का ये 300 रुपए मिलता है। और वजन भी अच्छा है इसका। वजन एक गरम। 950 ग्राम वजन है इसका। आय हाय। चीजित में 1 किलो है सब। बहुत खूबसूरत। अब अगली कड़ी में हम लोग आए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो अब क्या बोलते हैं मुझे नाम, जैसे कोल्हापुर की चप्पल होती है, अलग अलग फेमस होती है ना, वैसे हम लोग आए हैं। अब राजस्थान की लग रही है, ठीक है। अब पूछते हैं हम कहाँ से हैं। सर क्या नाम सर आपका? मांगीलाल है। मंगला जी, किस जगह से हैं आप लोग? हम रायपुर मारवाड़ से, पाली जिला से। पाली डिस्ट्रिक्ट का ही ये सारे आइटम जो ये लगभग सारे ना? नई तकनीक से बना हुआ है। अच्छा। इसमें एक तो फंक्शन नहीं आती है, एक स्मेल नहीं है, और पाँव में पहनने में पसीना होता है तो वो चूस लेती है। अच्छा ये किसकी खासियत, और नज़र और दिमाग ठंडा रहता है प्योर लेदर से। प्योर लेदर है? हाँ प्योर, हमारा तो एक्सपोर्ट होता है, हम तो आगे है। कैमल नहीं होता, कैमल लेदर का है। मतलब उसका शरीर की जो चमड़ी होती है? हाँ चमड़ी होती है। ये तो बहुत महंगा पड़ता होगा फिर। ये कितने में पड़ता है? ये 500-600 रुपये रेट। कस्टमर प्राइस बता रहे हो ना? हाँ हाँ। लेदर का आइटम है दोस्तों ये, मतलब ऊंट के शरीर की चमड़ी समझ लो ना, खाल। ओरिजिनल लेदर जो एक्सपोर्ट, ये बता रहा है कि एक्सपोर्ट भी होता है। ये बैग है, चमड़े का बैग है। जैसे फेप इंडिया है, फेप इंडिया की कंपनी हर एक जगह होती है। हर भारत में 500 दुकान है उसके, तो वो हमारे से खरीदते हैं, वो 4 गुना से बेचते हैं। इसका मार्का लगा देते हैं, उसकी सील साफ लगा देते हैं। खैर वो तो एक ब्रांड का पैसा वो लोग ले रहे हैं, समझ रहा हूँ मैं। तो इसकी खासियत बता रहे हैं कि इसमें पसीना नहीं होता, मतलब सोख लेती है, ठंडक रहती है आंखों में, दिमाग में। मतलब इसके कई गुण हैं, इसीलिए लोग जूतियाँ पहनते हैं। जूतियों में भी कुछ ऐसा ही है, और स्मेल नहीं होती, बदबू नहीं आती है। ये जापान और अमेरिका बहुत खरीदते हैं। काम को करते हुए। तो आप भी इसको आगे संभालोगे? हाँ हम संभाल रहे हैं। बर में अपनी स्टॉल भी है, लक्ष्मी फुटवेयर एंड लेदर क्राफ्ट के नाम से। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीजें नहीं मिलती, सिर्फ यही आइटम? हाँ ये आइटम है, ये वाला है, ये भी अपने हैंडमेड आइटम है, रेक्जिन वाला। ये हैंडमेड है? बिल्कुल हैंडमेड है, घर पे ही बनता है माल। और ये पर्स? ये भी सारे हैंडमेड आइटम है, सारे हैंडमेड आइटम। ये सिलाई हमारी लेडीज करती है। ओह, ये हाथ का सिलाई है? ये सिलाई भी लेदर से ही होती है, ओरिजिनल लेदर में दोस्तों। ये आपको पर्स देख लो आप, ये इनके घर में औरतों ने डिज़ाइन किया, ये सिलाई की है, और कितना परफेक्ट और स्मूथ है ये। तो पर्स हो गया, नई स्टाइल की जूतियाँ, चप्पल हो गई, लेडीज़ आइटम भी हो गया। अब ये बिल्कुल फैशन के साथ, ताकि कोई फैशन का पहनना चाहे। खैर ये जो ओरिजिनल चीज़ें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आउट ऑफ इंडिया में ज़्यादा बिकती है, और हम लोग इस तरह के फैशन को फॉलो कर रहे हैं, जबकि यही चीज़ें हम लोगों को भी रखनी चाहिए। ट्रेडिशनल है हमारा आखिर। नाइस, अच्छा लगा सर बात करके, थैंक यू। और ये बेल्ट है सर, बेल्ट भी बनता है? जब तक वो चलेगा फिर उसको फेंकना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। चाइना ने तो इसका लेदर का बना दिया, कागज के होते हैं उसको लेदर कर देते हैं। वो खराब वो तो जल्दी फट जाता है, ये फटता नहीं है। इसमें क्या है, मतलब ये निशान तो पड़ेंगे ना? नहीं कुछ नहीं पड़ेगा, प्योर लेदर है। इसके 3 फर्त निकाल देते हैं वो मशीन से, तो हम तो हाथ से बनाते हैं तो एक ही जाडे निकाल देते हैं। कस्टमर खुश रहता है, वो हमारा हर टाइम डिमांड रहता है इसका। अरे वाह। और यहाँ पर पत्थरों की कारीगरी हम देख सकते हैं, कितने खूबसूरत तरीके से इनको आकार दिया गया है। आप देखो फेस है ये, कितना मुश्किल हो जाता है। हम कागज़ पे पेंसिल से बनाते हैं तब इतना मुश्किल होता है, इन्होंने पत्थर पर उकेरा है, आंखें, नाक, होठ और सब कुछ कितना अच्छे से बनाया है। तो ये क्या पत्थर है, कौन सा पत्थर है ये? सर राजनगर पत्थर है। राजनगर? हाँ जी सर। तो ये स्पेशली सिर्फ इसी पत्थरों पे आप काम करते हो? अलग अलग शहरों के अलग अलग, जैसे कि बंसी पहाड़पुर आते हैं, बहुत तरह के पत्थर आते हैं। आपका काम यही होता है ना, कारीगरी वाला? कारीगरी करने, किसी भी पत्थर पे हम कारीगरी करते हैं। क्या बोलते हो उसको? क्या जो भी आप बना कारीगरी बोलते हो? कारीगरी बोलते हैं। कोई स्टेसी होता है, कोई मूर्ति होती है, जैसे कि बड़े बड़े जैन मंदिर है। हाँ हाँ हाँ, ये सब हम काम करते हैं। जितनी मेहनत उतना पैसा, मतलब हाँ पैसा रहता है ना आपकी जी मजदूरी सर। का। जी सर। बहुत खूबसूरत है यार। क्या नाम आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, कहाँ से आप? मैं फालना से सर। ये कहाँ बनता है ये सब? फालना में? ये सर हमारी फैक्ट्री है फालना के पास में, निम्बेश्वर महादेव है महादेव जी, हाँ उसके सामने फैक्ट्री है। वहाँ पे फैक्ट्री है। फालना में ही दोस्तों ये चीज़ें सब कुछ रेडी कर रहे हैं। पत्थर ये राजनगर का है। राजनगर कहाँ? राजनगर, उदयपुर के पास। उदयपुर के पास राजसमंद का जो पत्थर, जो बहुत फेमस भी है एक्चुअली,
वहाँ की टाइल्स और लादियाँ जो होती है वो। तो अच्छा लगा ये भी देख के, थैंक यू। रणकपुर जब भी आप आते हैं या सादड़ी के इस इलाके में जब भी आते हैं तो सफारी हमेशा याद आती है। तो उसके लिए हम एक कंपनी जो यहाँ पर मैनेज करती है रणकपुर वाइल्ड सफारी, जो अशोक भाई हैं, आज उनसे हम बात करेंगे और थोड़ी बहुत सफारी का लुत्फ़ उठाएंगे और देखते कितना मज़ा आता है। तो कितने किलोमीटर का रास्ता आप लोग जब सफारी करते हो सादड़ी में, और टोटल किलोमीटर में अगर काउंट करें तो कितने किलोमीटर है वो? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर का दायरा, जिसमें वो गाँव भी आ गया जो अपन वहाँ गए थे। और फिर सादड़ी भी आप रणकपुर में लेकर आते हो आप लोग? हाँ जी। यहाँ क्या स्पेशल रहता है मंदिर के अलावा? सफारी मतलब कहाँ जाते हो, उस जगह का नाम कोई रखा गया आपने पॉइंट? इधर से जाते सोडा गानेरास पास में सोडा है, वहाँ सफारी कराते, लेपर्ड सफारी। अरे वाह। और ये रूट है रणकपुर बोलते हैं इसको, ये मतलब पर्टिकुलर रणकपुर सिटी इस गांव का नाम है या उस मंदिर की वजह से गांव का नाम रहा है? मंदिर के हिसाब से नाम है रणकपुर। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं। क्या लगता है, ग्राम पंचायत लगती है क्या है ये? नगर पालिका रणकपुर में नगर पालिका लगती है। अच्छा, ये क्या है? ये क्या नदी का नाम कुछ है उसका? सुकली। कितनी होटल्स होगी यहाँ पे आपके हिसाब से ऐसी? इधर से 15 होटल है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं और लुत्फ़ उठा रहे हैं, और जो सर्दी की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है वो हमें अलग ही मतलब फील करवा रही, क्योंकि दिन भर ठंड नहीं थी जहाँ भी हम गए, और अब हम वादियों में हैं, पहाड़ों में हैं और हाइट पर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ ठंडक, क्योंकि पानी के मतलब आसपास पानी भी होगा कुछ, तो इस कारण से भी हम लोगों को ठंड ज़्यादा लग रही है। तो अभी ये हाल है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आधी रात को यहाँ क्या हाल हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पर कई लोग रहते हैं जिनके घर हैं और शायद कच्चे मकान हैं। तो अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े और सफारी बुकिंग करवानी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, आप अशोक भाई से, महेंद्र भाई से कांटेक्ट करें और बिल्कुल प्री बुक करें अपना सफारी का। और ये मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों कि इस फेस्टिवल का मैं और मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई रिजवान हिस्सा बन पाए इस फेस्टिवल के। तो राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से रणकपुर जवाई बांध फेस्टिवल 20, 21, 22 दिसंबर का ये प्रोजेक्ट था, ये इवेंट था, जिसमें से आज का दिन भी हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एंजॉय किया, एक्सपीरियंस किया। अलग अलग अनुभवों के साथ हम लोगों ने साझेदारी की और कुछ नया मिला। जैसे हम पीछे रणकपुर मंदिर में भी गए, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए हमने फ़ोन से कई वीडियोज़ लिए हैं और देख सकते हैं कि दीपोत्सव जो यहाँ लिखा हुआ है कि आज दीप उत्सव होने वाला है, तो एक एक दिए इन्होंने लगाए हैं, हर जगह पर दिए लग चुके हैं। तो वो कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे जैसे नाइट होगी ये और खूबसूरत लगने लगेगा। तो हम यहाँ कालबेलिया और अलग अलग तरह के ढोल थाली के साथ या अलग अलग जो भी नाम है, इन सब के नाम के डिटेल्स एक्चुअली मुझे नहीं मालूम है। यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा ट्रेडिशनल फोक डांस जो भी कुछ है वो इसीलिए अधूरा और लोगों तक पहुंच नहीं पाता कि हमें मालूम ही नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग और गवर्नमेंट के कुछ इस नियम के चक्कर में हम लोगों को ये बात पता चल पाती है कि ऐसे भी हमारे फोक डांसेस में ये फॉर्म्स हैं। तो हम बहुत खुश होते हैं देखकर और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि चलिए कुछ डिफरेंट तरीके के, अब देखिए कितना प्रैक्टिस मांगती होगी ये सारी चीज़ें। और इससे पहले भी हमने कुछ देखा
जैसे मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर मिट्टी पर इन्होंने जो कलाकारी करी है बहुत खूबसूरत है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम और क्या देख पाते हैं। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता जो फील मैं यहाँ कर रहा हूँ नेचर के पास आकर, इस खूबसूरत मंदिर के पास आकर। हजारों ऐसे खूबसूरत लोग अलग अलग जगहों से आए सिर्फ इस फेस्टिवल को खूबसूरत बनाने के लिए। अमेजिंग यार, अमेजिंग। जो भारत की धरती पर अशोक भाई कौन सा डैम है, सब कुछ बताओ यार इसके बारे में। रणकपुर डैम, जोधपुर दरबार। अच्छा, जोधपुर दरबार का ये भी? जोधपुर दरबार का है। तो कब, क्या बहुत पुराना है कि अभी भी बना है? बहुत सारा पुराना है। जो जवाई डैम के आसपास का है कि उसके आस? उससे भी पहले पुराना है। अच्छा, और इसका नाम रणकपुर डैम है? रणकपुर डैम। तो ये पानी फिर गांव में कहाँ सादड़ी जाता है? ये ठेठ मुंडारा तक जाता है, पूरी सादड़ी पीती है पानी उससे। ये था दोस्तों आज का दिन। बहुत खूबसूरत, क्या कहूँ मैं, मतलब अलग अलग एडवेंचर्स हो गए। एक टाइम में ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें अधूरी ना रह जाएं, कुछ चीज़ें हो पाएगी या नहीं, लेकिन इस महोत्सव की वजह से मैं स्पेशली थैंक्स बोलूँगा इस गवर्नमेंट को कि यार आप लोगों ने जो ये उत्सव रखा और हमारे आने का जो ये टाइम था, ये दोनों मर्ज हुआ, एक साथ हो पाया। तो इस वजह से मुझे जो दिखाना था एक्चुअली, अगर कोई देखना है यूट्यूब पर आता है, अगर वो अदर स्टेट से हैं तो वो बहुत अच्छा फील कर पाएगा कि यार बहुत कुछ दिखा पाया हम। और मैं क्यों दिखा पाया, क्योंकि आप लोगों ने ये सब अरेंजमेंट किया था। गवर्नमेंट ने जो भी डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे, चाहे वो रणकपुर हो, चाहे हमारे पाली शहर के लाखोटिया में हो, दीपोत्सव हो, जो भी कुछ है। और इसी बीच में भाई का भी बहुत शुक्रिया करूँगा जो हमारे दोस्त हैं अशोक भाई और इनके जो ब्रदर हैं महेंद्र भाई, उनके सपोर्ट से भी हम लोगों को एक सफारी का जो है लुत्फ़ उठाने का मौका मिला। और जहाँ जब हम लोग को जाना था वहाँ गए, लास्ट में हम यहाँ आए। तो ये बड़ा अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। आप खुद देख सकते हैं यार कितना इसको लाइट से सजाया गया है। और ये डैम है तो दूर से इसकी अलग ही खूबसूरती है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने घर की ओर। वैसे हमें तो वक्त पर निकलना था घर की तरफ, लेकिन हमारे जाने के बाद भी रात को काफ़ी अच्छे फंक्शंस हुए जिसकी वीडियो क्लिप ड्रोन कैमरा के ज़रिए नील ने हमसे शेयर की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।